आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। वेक्टर एनालिसिस में दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है वो वेक्टर अलजेब्रा होता है और दूसरा पार्ट होता है वेक्टर कैलकुलस। तो सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं उसको हम लोग एक क्लास में रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद अगली क्लास से हम लोग वेक्टर कैलकुलस की शुरुआत करेंगे। वेक्टर कैलकुलस में आप लोगों को सबसे पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन और ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस इन सभी के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ हम लोग डिफरेंट टाइप के जो इंटीग्रल्स होते हैं वेक्टर्स से रिलेटेड उन सभी को देखेंगे, जैसे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल वगैरह वगैरह जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत जो करते हैं वो वेक्टर से करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वेक्टर जो होता है वो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। लेकिन क्या सिर्फ यही दोनों चीज होने वाले हर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलेंगे? नहीं। करंट जो है, करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है। हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कि 2 एम्पियर का करंट है या 5 एम्पियर का करंट है, मैग्नीट्यूड उसमें हम लोग बताते हैं। और करंट जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन हम लोग फिर भी ये नहीं कह सकते कि जो है करंट एक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वैसे फिजिकल क्वांटिटीज के जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसके बावजूद भी उसको हम लोग वेक्टर्स के रूप में नहीं लिखते हैं। हम लोग वेक्टर्स को सबसे पहले जो फॉर्मल डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। किसी भी वेक्टर v को हम लोग जब भी लिखते हैं तो वेक्टर v में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ v, इस तरीके से लिखते हैं। और जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग एन कैप से लिखते हैं। ये एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसे। यूनिट वेक्टर को ही डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर भी कहा जाता है। तो अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर या कहा जाए कि डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इसके लिए वेक्टर भी में डिवाइड कर देंगे मॉड ऑफ वेक्टर भी से। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। जैसे किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर भी, तो वेक्टर भी के डायरेक्शन के लिए ये एरो मार्क हम लोग यूज करते हैं। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग ये जो एरो है इसके लंबाई को हम लोग बोलते हैं कि ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर ये वेक्टर भी है तो वेक्टर भी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस एरो का लेंथ होगा और ये जो एरो मार्क है वो इसके डायरेक्शन को शो करेगा। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये जो इसका टेल है वेक्टर का, मान लीजिए कि ये ओरिजिन के पास है और ये कोई पॉइंट है P, तो हम लोग इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। किसका? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P।
मान लीजिए कि हम लोग एक ऑरिजिन यहाँ डिफाइन करते हैं इस पॉइंट पे, और इसको हमने ओ से लिखा, और यहाँ 2 पॉइंट हमने डिफाइन किया, एक पॉइंट को हमने P लिखा, दूसरे पॉइंट को हमने Q लिखा, और फिर यहाँ हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर सपोज R1 है, और यहाँ से ये जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए कि ये R2 है। ठीक, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम लोग पढ़े हैं उसके मुताबिक हम लोग इसको अगर लिखना चाहें वेक्टर PQ को या वेक्टर QP को, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक डॉटेड लाइन से इसको मिला देते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को ये वेक्टर कैलकुलेट करना है, हमने वेक्टर QP कैलकुलेट करने के लिए लिखा, वेक्टर QP हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को गौर से देखिए, इसमें ये जो साइड है ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर R2 को। वेक्टर R2 प्लस वेक्टर QP, QP मीन्स फ्रॉम Q टू P, ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ, ठीक है। तो वेक्टर R2 प्लस वेक्टर QP ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर R1 के इक्वल होगा। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर R2 प्लस वेक्टर QP इज इक्वल टू वेक्टर R1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर QP जो है वो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक है। ये चीज हम लोगों को मिला। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम लोग जो एरो मार्क था वो इस तरफ से न लगा करके एरो मार्क को अगर हम लोग इधर की तरफ से लगाते ऐसे, तब क्या होता, तब ट्रायंगल रूल जब हम लोग निकालते हैं, अभी जो वेक्टर है वेक्टर को हमने बदल दिया, वेक्टर के डायरेक्शन को बदल दिया। अभी ये कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P से Q की तरफ, मतलब वेक्टर PQ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर PQ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर PQ, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर PQ, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वेक्टर R2। तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि वेक्टर PQ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, हमने माइनस को कॉमन लेकर के इसको ऐसे लिखा। लेकिन ये जो वेक्टर R1 माइनस R2 है वो क्या है, वेक्टर QP है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर QP। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को मिला कि वेक्टर QP जो है वो इक्वल टू माइनस वेक्टर PQ है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि अगर डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाता है तो वेक्टर में एक माइनस साइन आ जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, और इससे हम लोगों को ये पता चला कि अगर कोई भी वेक्टर भी को अगर हम लोगों ने इस तरह से एरो मार्क से डिनोट किया है, तो इस वेक्टर का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जो होगा उसमें सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर हम लोगों को लिखना है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस वेक्टर भी से लिखेंगे। इससे हम लोगों को ये चीज पता चला। और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिया वो ये है कि जब हम लोग वेक्टर QP लिख रहे थे तो यहाँ पे वेक्टर Q से P की तरफ डायरेक्टेड था, और फाइनल पॉइंट आपका P था। तो फाइनल पॉइंट जो भी रहता है उसका यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट, उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं और फिर बाद वाले का पोजीशन वेक्टर बाद में। जैसे इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे जो वेक्टर है वो डायरेक्टेड है P से Q की तरफ, ठीक है।
P से Q की तरफ डायरेक्टेड है। मतलब कि जो वेक्टर आप PQ लिखेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले Q का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे P के पोजीशन वेक्टर को, इसीलिए ये R2 माइनस R1 आया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक दूसरा ऑब्जर्वेशन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला पढ़ा होगा जिसको कि कोसाइन फार्मूला कहते हैं हम लोग। वो क्या था कि अगर किसी भी ट्रायंगल को हम लोग इस तरीके से देखें कि ये आपका A है, ये B है और ये C है। A के ठीक सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग स्मॉल a बोलते हैं, B के ठीक सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल b बोलते हैं और C के ठीक सामने वाले साइड को स्मॉल c बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल C है। तो अगर हम लोग यहाँ पे cos C लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये C किन दो साइड से मिलकर के बन रहा है, A और B से मिलकर के बन रहा है। तो सबसे पहले A स्क्वायर फिर B स्क्वायर और माइनस जो अपोजिट साइड है ये आपका C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू AB। इसी तरह से हम लोग जो cos A के लिए अगर लिखना चाहें तो cos A के लिए हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये कौन से दो एंगल दो साइड से मिलकर के बन रहा है, ये एंगल जो है ये साइड C और साइड B से मिलकर के बन रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये आपका A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू BC। तो ये जो फार्मूला है ये ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने प्रूव किया था और ये बहुत वेल नोन फार्मूला है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चीज को अप्लाई करने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो हम लोग देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तीन तरह से हो सकता है। या तो आप वेक्टर को स्केलर के साथ आप करें, वेक्टर एंड स्केलर लें, या फिर आप वेक्टर एंड वेक्टर लें। जब आप वेक्टर एंड वेक्टर लेते हैं तो ये दो तरह से होता है, या तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है जो आपने पढ़ा है, या फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग आउटर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर को अगर हम लोग स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर भी है और इसको हम लोगों ने मॉड ऑफ वेक्टर भी इंटू एन कैप लिखा है। सपोज हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 वेक्टर भी, मतलब 2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर भी इंटू एन कैप। अब यहाँ गौर से देखिए, ये जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 2 गुना बढ़ गया, लेकिन जो डायरेक्शन है वो एन कैप का एन कैप ही है, वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर भी को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो 2 टाइम्स वेक्टर भी होगा उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, ये जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है इसका वो सेम ही रहेगा। वेक्टर को अगर हम लोग वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 तरह से होता है, आपने पढ़ा है। एक जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अगर वेक्टर A है और वेक्टर B है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि ये एंगल थीटा बन रहा है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं,
ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इस मॉड को हम लोग हटा करके सिंपली ऐसे ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। वेक्टर साइन हटा देने के बाद ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर होता है। अगर हम लोग दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और ये एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अब दोनों वेक्टर के बीच में यहाँ पे गौर से देखिए दो एंगल बन रहे हैं। एक तो ये जो है ये छोटा वाला एंगल और एक जो दूसरा एंगल है वो ये बड़ा वाला एंगल। ठीक है, तो हम लोग ये जो छोटा वाला एंगल है इस एंगल को मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, तो जो साइन यहाँ पे ए क्रॉस बी को हम लोग जो डिफाइन करेंगे वो इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये मैग्नीट्यूड हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, ये एंगल है। और ये एन कैप क्या हो जाएगा, एन कैप जो होगा वो ऐसे हम लोग इसको समझते हैं कि ये प्लेन, जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलरली वो डायरेक्टेड होगा एन कैप। और ए से बी की तरफ उंगली का जो घुमाव होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग ए से ए क्रॉस बी कर रहे हैं, मतलब जो हम लोगों का उंगली का घुमाव है वो इस तरह से होना चाहिए ए से बी की तरफ। तो ये डायरेक्टली जो है ये ब्लैकबोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ, ब्लैकबोर्ड पे परपेंडिकुलर और ब्लैकबोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ ये डायरेक्टेड होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, ये सब चीज आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर हम लोग किसी वेक्टर भी को भी से मल्टीप्लाई करें और वो जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ भी इंटू मॉड ऑफ भी इंटू कॉस ऑफ थीटा। दोनों ही वेक्टर जो है वो सेम है, ये वेक्टर भी है और दूसरा वेक्टर भी यही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 0 डिग्री का एंगल होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, भी इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपको भी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोगों को मिला कि भी डॉट भी जो होता है वो भी स्क्वायर होता है। ये हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग एक दूसरा रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आपको a प्लस बी डॉट a प्लस बी ये अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ये बहुत सिंपल वे में कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका a डॉट a प्लस बी, a डॉट a प्लस बी प्लस फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका b डॉट ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस ये हो जाएगा आपका b डॉट a प्लस b डॉट b। अगर हम लोग ये ज्यूम करें कि ये आपका वेक्टर a है और ये आपका वेक्टर b है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो a डॉट b को कैसे लिखेंगे, a डॉट b जो होगा
वो कैसे लिखेंगे हम लोग, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ a डॉट a है, मतलब दोनों वेक्टर सेम है, a ही है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो अभी हमने देखा कि इसको a स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये a डॉट b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ये जो b डॉट a है, इसको हम लोग लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। और ये जो है आपका, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा। और ये किसके इक्वल हुआ, इसके इक्वल हुआ। अब यहाँ पे गौर से देखिए, इस वेक्टर को अगर हम लोग आर बोलें, ये जो वेक्टर है ए प्लस बी और डॉट ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। मतलब ये क्या हुआ कि आर जो है वो ए और बी दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर डॉट आर मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस रिजल्ट का जो फिजिकल मीनिंग है वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले अच्छा, पहले एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2ab cos थीटा विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। और ये हो जाएगा आपका कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ठीक है, आप यहाँ ये अज्यूम कर लीजिए कि ये अगर हम लोगों का वेक्टर ए है, ऐसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये जो है ये वेक्टर बी है, ऐसे। ऐसे ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, मान लीजिए कि ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है, या इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए। मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए और बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे बहुत गौर से आप देखिए, ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को अगर इसी लाइन में मैं आगे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, इस वेक्टर ए को अगर मैं इसी लाइन में आगे की तरफ शिफ्ट कर दूं,
तो उसका लंबाई तो वही रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड वही रहेगा, और डायरेक्शन भी वही रहेगा, मतलब वेक्टर किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा। तो अब ये जो वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसा। ये आपका वेक्टर ए हुआ। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना? थीटा एंगल बना, ठीक है। यहां पर जब ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये जो एंगल होगा, ठीक है। ये जो लेंथ है ये आपका ए है। ये इसकी लंबाई जो होगी यहां से यहां तक इस ट्रायंगल में ये जो लेंथ होगा ये ए है। इसकी लंबाई कितनी है? बी है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो है इसकी लंबाई हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, सपोज कि इसकी लंबाई सी है मान लीजिए, ठीक है। इसकी लंबाई हमने सी मान लिया। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जब हम लोग कोसाइन रूल लगाएंगे तो इस सी को हम लोग कैसे लिखेंगे? इस सी को कैसे लिखेंगे? या मान लीजिए कि इस ट्रायंगल के लिए कोसाइन रूल लगाते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? कॉस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां सी की जगह पर क्या आ रहा है? आर। इसलिए यहां पे हम लोग इसको क्या लिख देंगे? आर, ठीक है। आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, वो इस ट्रायंगल में सेट करके अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये वेक्टर आर, ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? याद कीजिए, हम लोगों ने आर के जगह पर क्या एज्यूम किया था? वेक्टर ए प्लस बी को हम लोगों ने आर कहा था। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये एक वेक्टर ए है, ये एक दूसरा वेक्टर बी है जो ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो जो वेक्टर आर होगा वो इसके तीसरे साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ठीक है। यही जो है यही ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ एज्यूम कीजिए कि एक सर्कल हमने बना दिया ऐसा, और ये एज्यूम कीजिए कि ये जो सर्कल है वो 1 यूनिट रेडियस का है, 1 यूनिट लेंथ इसका रेडियस है। ये आपका ओरिजिन है और ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 है मान लीजिए। यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ये 5 से x इज इक्वल टू 5 से हमने इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। आपको ये बताना है कि ये जो वेक्टर होगा, ठीक है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर एन कैप कितना होगा। आपको इस एन कैप के बारे में बताना है कि ये एन कैप क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप लोगों को होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहाँ हम लोगों ने ये 45 डिग्री पे ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, ठीक है।
यहाँ 45 डिग्री पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है और मान लेते हैं कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, एक रिफ्लेक्टिंग लाइन की तरह है। ये यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया जो इसके ऊपर में पड़ा और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो करके और इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर इसका लेंथ, ये जो लेंथ है, अगर ये लेंथ मान लीजिए कि 3 यूनिट है, ठीक है, अगर ये लेंथ 3 यूनिट है तो इस डायरेक्शन में जो एन कैप होगा, इस रिफ्लेक्टिंग रे का जो डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में जो एन कैप होगा वो कितना होगा। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड और वेक्टर डिफरेंशिएशन और ग्रेडियंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।